21 देशों में बैन, आतंकवादी, 750 से ज़्यादा लोगों को मौत की खाई में धकेलने वाला, वैश्या अड्डा चलाने वाला दुराचारी ओशो के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। आज के समय में कुछ लोग ओशो को एक महान दार्शनिक, महान व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उसकी वीडियोस और उसकी ऑडियोज को लगातार वायरल कर रहे हैं। People who don't commit crime don't escape like that. जो उसका जीवन है, आप गूगल पे सर्च कर लिए, मैं उसके जीवन गाथा यहाँ पे गाने नहीं आया, उसका काला चिट्ठा आपके सामने रखने आया हूँ। 1959 में इसकी कहानी शुरू होती है। ये एक प्रोफेसर थे, अपनी जॉब से त्याग पत्र देकर ये जबलपुर आ जाते हैं और जबलपुर की सड़कों पर पूरी रात नंगा घूमना इसका एक काम बन चुका था। और इसे एक योगेश भवन, एक सेठ ने योगेश भवन दे दिया रहने के लिए, और वहाँ पर ये योग अभ्यास के ऊपर प्रवचन देते। इसके जो जैन समुदाय के लोग थे, इसके वो भक्त बन गए, इसके अनुयायी बन गए। रतन प्रकाश ने इन्हें एक सुझाव दिया कि जो आपके प्रवचन हैं योगाभ्यास के ऊपर, आप उनको एक पुस्तक में प्रकाशित कीजिए। उसे अपने मित्र की यह बात अच्छी लगी और उसने अपने प्रवचन सभी एक पुस्तक में छपवा दिए और उस पुस्तक का नाम रखा उसने संभोग से समाधि की ओर। उस पुस्तक के नाम ने नवयुवकों को अपनी तरफ खींचा और उस पुस्तक की वजह से वो चर्चा में आ गए और उनकी जो तरक्की थी वो ज़्यादा फैलने लगी। जिस वो भवन में रहते थे, उस मालिक की जो पत्नी थी, उस मालिक की पत्नी पर ये डोरी डालता और उसे अपने चक्कर में फंसाने के लिए घूमता। जो मकान मालिक था उसने वहाँ से उसे भगा दिया। 1959 से लेकर 1968 तक वो योगेश भवन में रहे और उसके पश्चात वो बम्बई चले गए। 30 जून 1970 को बम्बई के लिए रवाना हो गए। ओशो ने बम्बई में अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। वो नए नए युवकों और युवतियों को अपनी तरफ खींचता और वहाँ पे जितने पैसे वाले थे सब उसके पास आने लगे। और इसने क्या किया, इसने वहाँ पर एक जादूगर का खेल आरंभ किया कि जिससे वहाँ पर जो भीड़ आने लगी और उसके विषय में बात करने लगे। और जो पत्रकार थे, मीडिया थी, उसको उनके पास खबर लेने आती, उन्हें शराब पिलाती, उन्हें सेक्स करवाती और वो उसके जो पत्रकार थे उसके खिलाफ एक शब्द गलत नहीं छापते और उसकी प्रशंसा में 4 चांद लगा देते। उसकी दिन दुगनी रात चौगनी होने लगी ओशो को। और ओशो ने कुछ जो वहाँ पे अभिनेत्री थे, जो एक्टर थे, उन्हें भी अपनी तरफ खींच लिया, जिनमें से मुख्य नाम है विनोद खन्ना, प्रेमनाथ विजयानंद उर्फ गोल्डी और महेश भट्ट। जब विनोद खन्ना का करियर पूरे चरम सीमा पर था तो वो उसके चंगुल में फंसकर उसने अपना जीवन खराब कर लिया ओशो के चक्कर में। ओशो जहाँ पर रहता था उसी मकान मालिक की जो पत्नी थी उसे उसने फिर से फंसा लिया। पहले इसने जबलपुर में किया ऐसा और फिर बम्बई में किया, फिर उस बम्बई से वो भगा दिया गया। 1974 में पहुंच जाता है पुणे में एक गांव है कोरा गांव, उस गांव में जाकर ये शिफ्ट हो गया और 6 एकड़ वहाँ पे इसने ज़मीन खरीदी और वहाँ पे एक आश्रम बनाया। उस आश्रम देखभाल के लिए 500 व्यक्ति रखता था, 500 व्यक्ति वहाँ पे देख रेख करते थे और 1600 व्यक्ति सुबह आना और शाम को जाना। इसका जो मेन सिद्धांत था कि संभोग से समाधि की हो। अब नव युवक और युवतियों को अपनी तरफ खींच रहा था। जो पैसे वाले व्यक्ति थे, विदेश में इसकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। जो घूमने आता बम्बई की तरफ तो इसके आश्रम में आ जाता। यह क्या कहता कि आप इतना संभोग करो कि आप सेक्स से ऊब जाओगे और ऊबने के बाद आपके जो ध्यान है वो समाधि में लग जाएगा और आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। ये इतना सेक्स करता। दिन भर वहाँ पे जो व्यक्ति थे इसके आश्रम में, गुरु घंटाल, जो चेले थे इसके, वो इतना सेक्स करते और सेक्स करने के बाद, नशा करने के बाद वो सो जाते और ढोंग करते कि समाधि में चले गए। अरे मूर्ख व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति हो, अरे जो सेक्स संभोग करोगे दिन में 4 बाद वो थक के सो जाएगा, समाधि में कैसे चला जाएगा? बुद्धि भ्रष्ट होगी क्या तुम्हारी? और जो उसका आश्रम था ना, उस आश्रम में एक व्यक्ति महीने में 90 बार सेक्स करता। वाइल्ड कंट्री के नाम से एक वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, आप देख सकते हैं। वो ओशो के ऊपर बनाई गई है। ओशो के पास एक महिला आती है जिसका नाम होता है शीला, उसका नाम होता है माँ शीला। तो माँ शीला क्या होती है, वो अपने पति के साथ ओशो के आश्रम में आती है पुणे, और पुणे आकर वो वहाँ पे रहने लगती है। तो कुछ दिन बाद ओशो उसे पर्सनल सेक्रेटरी बना लेता है अपना, और वो जो माँ शीला थी, जो शीला, वो अपने पति को जहर का इंजेक्शन देकर उसको मार देती है। ये खुद शीला ने अपने मुंह से बोला है कि मैंने अपने पति की हत्या की थी। तो वो शीला यूएस में पढ़कर आई थी। तो जब भारत सरकार ने ओशो को यहाँ पे रहने नहीं दिया पुणे में, जो उसका वेश्या अड्डा था वो बंद करवा दिया,
तो वो शीला पर उससे बोला कि तुम यूएसए पढ़ के आई हो, तुम वहाँ पे एक ज़मीन का जुगाड़ करो, वहाँ पे हम रहेंगे। तो शीला वहाँ पे जाके जुगाड़ करती है और वो 1980 में यूएस जाके शिफ्ट हो जाते पुणे से। और यूएस जाने के बाद उन्होंने एक ज़मीन खरीदी और उस ज़मीन पर अपना एक शहर बनाया और उस शहर का नाम रख दिया रजनीशपुरम। और जो शीला थी, माँ शीला, उसकी ये सबसे बड़ी गलती थी। उसने क्या किया कि जो वहाँ पे ज़मीन थी वो ज़मीन रजिस्टर नहीं थी। उस ज़मीन को वहाँ पर रजिस्टर करवाने के लिए सरकारी कागज़ों पर उन्होंने वहाँ पे इलेक्शन लड़ने का सोचा और इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने 2 हथकंडे अपनाए और वही सबसे बड़ी उनकी गलती साबित हुई। उसी की वजह से आज उनके जो काला चिट्ठा हमारे पास आया। शायद अगर वो गलती नहीं करते तो वो काला चिट्ठा हमारे पास नहीं आता। तो वो गलती क्या थी? वो जो वहाँ पर अमेरिका में बेघर लोग थे ना, उन बेघर लोगों को उन्होंने बस में भरकर रजनीशपुरम में लेके आए और रजनीशपुरम में उन्हें रहने के लिए जगह दी। दुर्भाग्यवश वो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया वोटर लिस्ट में, जो बेघर लोगों को लाए थे वो, क्योंकि वो उन्हें पागल करार दे रखा था सरकार ने, जो बेघर लोग थे। तो उनके पास दूसरा प्लान था। उसने दूसरा प्लान क्या किया कि अगर हम वोट बढ़ा नहीं सकते, वोट कम तो कर सकते हैं। फिर उनका दूसरा हथकंडा आता है आतंकवादी, जैविक आतंकवादी हमला करवाने के ऊपर। ये क्या करते हैं कि जो वहाँ पर जो आसपास के रेस्टोरेंट होते हैं, 10 रेस्टोरेंट जिनमें मुख्य 4 हैं, उनमें ये खाद्य पदार्थों में जहर मिलाते हैं और 700 से ज़्यादा लोगों को पीड़ित कर देते हैं उस बीमारी से, बैक्टीरिया से, जिनमें उन्हें इतने सीरियस हो जाते हैं कि वो मरने की कंडीशन में हो जाते हैं, पर एक भी व्यक्ति मरता नहीं है। और सरकार को वहाँ पे पता चल जाता है कि भाई कुछ छेड़खानी की गई है। माँ शीला वहाँ से भाग गई तो ओशो के ऊपर सारा कार्य उसने डाल दिया कि ओशो ने करवाया था। ओशो ने माँ शीला को एक्सपोज कर दिया और दोनों जो थे वो पुलिस के हथकंडे चढ़ गए और पुलिस ने उन्हें जेल में डाल दिया। ओशो इतना दुराचारी था, दिन में 3-3, 4-4 बार लोगों को सेक्स करवाना, उन्हें नशा करवाना, उन्हें ऐसे ही छोड़ देना, बीमार कर देना और फिर ढोंग करना कि समाधि में चलेगी। अरे मूर्ख व्यक्ति हो, जब इतना दुराचार व्यभिचार करेंगे, इतना संभोग करेंगे, तो ये समाधि में क्या है? तो बैकुंठ को जाएंगे, मरेंगे हरामजादे, और क्या करेंगे? कहीं कभार भूल चूक से कोई वेद में सूत्र मिल जाता है जो प्रशंसा के योग्य है, 1%, इससे ज्यादा नहीं। 99% तो कूड़ा कचरा है। और हिंदुओं को बोलते हैं कि जो वेद है वो तो कचरा है। और राम और सीता माता और लक्ष्मण को इतना मलिन करते हैं, उनके जीवन चरित्र पर इतनी गंदी गंदी टिप्पणियां करते हैं। वो कहते हैं कि माता सीता इतनी चरित्रहीन थी कि राम आगे चलते थे, माता सीता बीच में और लक्ष्मण पीछे, और सीता माता लक्ष्मण के साथ बातें करती चलती थी। लक्ष्मण इसलिए आया क्योंकि वो उससे प्रेम करता था, सीता से, अपनी पत्नी को छोड़कर, इसलिए वन में उसके पीछे पीछे आया। इतनी गंदी टिप्पणी वो करता है और आप उसे महान दार्शनिक बताते हैं कि गीता के ऊपर उसने बोला। अरे कौन सा क्या बोल दिया गीता के विषय में उसने? है को बम फाड़ दिया क्या गीता के विषय में? बोल दिया क्या पहले किसी ने नहीं बोला क्या? वेदों को कचरा बताने वाला ये उनके लिए महान होगा जो पिछड़े हुए हैं, जो अपने आप को मूर्ख समझते हैं, जो अपने आप को बंदर की संतान समझते हैं ना, उनके लिए ये ओशो दुराचारी एक महान व्यक्तित्व होगा, उनके लिए एक महान दार्शनिक होगा। हम सत्य सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले, हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े विद्वान थे। हमें ऐसे दार्शनिकों की 1% भी जरूरत नहीं है। जरूरत उन्हें है जो इनसे वंचित है ऐसी बातों से। अरे क्या संभोग से समाधि, इस चीज से वंचित हो तुम, इससे दार्शनिक बताते हो। आतंकवाद हमला करवाया, जैविक हमला उसने करवाया, आतंकवादी ने 700 से ज्यादा लोगों को उसने मौत की खाई में धकेला, हथियार रखता अपने साथ, पुणे में मर्डर करवाए, यूएस में मर्डर करवाए। अरे आप उसे महान दार्शनिक कैसे बताते हो? उसने ऐसा क्या कर दिया? अरे उसने, ठीक है, उसने अनेकों बुक पढ़ी, उसने, उनके लिए अच्छा है जो पृथ्वी को चपटी बताते हैं मुसलमानों के लिए, वो जैनियों के लिए अच्छी है जो चांद पे देवता बताते हैं। अरे हमारा तो धर्म पूरा वैज्ञानिक विज्ञान तौर से चलता है। हमारे धर्म में हमें क्या बताएगा ठीक गलत? मूर्ख व्यक्ति वेदों को कचरा बोलता है। और कुछ धूर्त व्यक्ति, कायर व्यक्ति
उन्हें अपना गुरु समझते हैं और उसकी विचारधारा से प्रभावित होकर लोगों में प्रसारित करते हैं कि भाई ये बहुत बड़ा दार्शनिक है, आप इस चीज़ पर ध्यान मत दीजिए। और भी तो उसने बोले, उसने कुछ नहीं बोला। क्या बोला उसने? कोई भी बोल देगा, शब्द ज्ञान तो हर किसी में होते हैं। वेदों का विद्वान था रावण। हिटलर की पेंटिंग देखोगे ना, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। ध्यान रखो इस बात पे, जो गलत है वो गलत है, उसे सही बनाने की कोशिश मत करो।